नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद भी शिवसेना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शिवसेना पर दावेदारी और असली नकली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच खींचतान अभी भी जारी है। असली शिवसेना को लेकर लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। इस बीच चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट को शिवसेना में बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए कहा है, जिसको लेकर सुनवाई अब 8 अगस्त को होगी। तो वहीं शिंदे सरकार ने 2 केस को सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया है। उन 2 केस के बारे में भी चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों की लड़ाई अब इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। असली और नकली शिवसेना को लेकर इलेक्शन कमीशन का अगला कदम अब क्या होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन में तो पहले पहुंच गई थी पहले से ही, और अब जो शिवसेना यानी कि दोनों गुट की शिवसेना को सबूत पेश करना है कि आखिरकार असली शिवसेना कौन है, किसे सिंबल दिया जाएगा और कौन बाहर होंगे। यानी कि अब जो लड़ाई है वो उद्धव ठाकरे को हटाने की है, और इसमें लगभग ये तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के हाथ में ही शिवसेना की कमान होगी। क्योंकि इसी ने क्या कहा, उन्होंने सबूत मांगा है कि भाई किसके पास कितने स्ट्रेंथ है शिवसेना के अंदर। क्योंकि चुनाव आयोग पहले भी ऐसे मामले चुनाव आयोग में आए हैं और हर समय अलग अलग तरीका नहीं बल्कि यही तरीके से फैसला किया जाता है। इससे पहले अगर देखें तो कुछ समय पहले रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में भी ऐसा ही मसला आया था। उसमें भी पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान दोनों आमने सामने थे, चुनाव आयोग में गए। चूंकि पशुपतिनाथ पारस के पास स्ट्रेंथ था, यानी कि 2 तरह के स्ट्रेंथ देखे जाते हैं, एक निर्वाचित सदस्यों का और दूसरा संगठन का, और तीसरी बात जो होती है वो पार्टी का संविधान क्या कहता है। उस आधार पर पशुपतिनाथ पारस के हाथों में लोक जनशक्ति पार्टी की कमान सौंपी गई, जिसके बाद चिराग पासवान, जिसके पिता थे रामविलास पासवान, उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी और चिराग पासवान की पार्टी का नाम पड़ा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ठीक उसी तरह से एक बार मुद्दा आया था समाजवादी पार्टी के अंदर भी, जब समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बट गई थी। अखिलेश यादव ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर कब्जा कर लिया था। मुलायम सिंह यादव परेशान हो गए थे, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव सब एक गुट में आ गए थे और इन लोगों ने भी चैलेंज किया था। उस मामले में भी ऐसे ही सुनवाई हुई थी और चुनाव आयोग ने देखा किसके पास कितना स्ट्रेंथ है। चूंकि अखिलेश यादव के पास विधानसभा में भी स्ट्रेंथ था, लोकसभा में भी था और संगठन पर भी उनका कब्जा था, इसलिए अखिलेश यादव की जीत हुई और बाद में मुलायम सिंह यादव ने सरेंडर कर दिया। कुछ इसी तरह बहुत पहले भी हुआ था कांग्रेस के समय में भी, कि कांग्रेस में जब विभाजन हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार के समय, इंदिरा गांधी और के कामराज दोनों के बीच जब टकराव हुआ था तो 1969 में भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। जगजीवन राम उस समय इंदिरा गांधी के धड़े के अध्यक्ष हुआ करते थे। चुनाव आयोग गए, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली, तो उस समय भी यही मामला देखा गया कि संगठन में किसका वर्चस्व है, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ज़्यादा किसके साथ हैं, उसके अलावा पार्टी का संविधान क्या कहता है और पार्टी के संविधान में जो लक्ष्य उद्देश्य आदि दिए गए हैं, जो पार्टी के संविधान के अनुसार कौन सा गुट काम कर रहा है। तो अगर इस मामले को महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे करीब करीब ये साबित कर चुके हैं कि शिवसेना के ऊपर उनका अधिकार है, कब्जा है। क्योंकि अगर निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो विधायक अभी शिवसेना के 55 हैं। 55 विधायकों में से 40 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के समय एकनाथ शिंदे का साथ दिया, यानी 15 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ रहे। लेकिन उस 15 विधायकों में भी कई विधायक धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के साथ आते गए। उसके अलावा अगर लोकसभा में भी देखें तो 19 विधायक लोकसभा में शिवसेना के हैं, जिसमें से एकनाथ शिंदे के गुट ने 12 विधायकों को वहां पर भेजा लोकसभा में। अगर किस गुट का पार्लियामेंट्री
जो कमिटी होती है उसमें किस गुट को प्रिविलेज दी जाएगी, उसके बाद लोकसभा में उस पार्टी का नेता कौन होंगे, इसके लिए भी जरूरी था कि दोनों गुटों को एक साथ लाया जाए और बताया जाए कि किसके कहने पर हम क्या करें। तो उसके बाद एकनाथ शिंदे ने 12 सांसदों को वहां पर भेजा, उनके दस्तखत किए, परेड करवाया और उसके बाद उन्होंने घोषित किया कि शिवसेना का लोकसभा में नेता राहुल साल्वे होंगे। अब इसका मतलब है कि जो वहां पर लोकसभा में स्पीकर हैं उन्होंने शिवसेना के शिंदे गुट को ही मान्यता दी। चीफ व्हिप भी भावना गवली को जो बनाया गया वो लोकसभा में शिवसेना के शिंदे गुट को मान्यता दी गई। अब जहां तक विधानसभा की बात है तो वहां पर तो स्पष्ट तरीका है कि अगर शिंदे को समर्थन प्राप्त है तभी वो सरकार में शामिल हैं और वो सीएम बने हैं। तो विधानसभा में स्पष्ट बहुमत शिवसेना के शिंदे गुट के पास है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर, जैसे महाराष्ट्र में जिला कमेटी जो है जिला लेवल पर, उसके बाद पार्षद के लेवल पर, वो सारे जो पिछले कुछ समय से जो मीडिया में भी खबरें आ रही है कि बहुत सारे पार्षद हैं जो शिवसेना के वो शिंदे के समर्थन में आ गए, चाहे कल्याण का हो, बोरीवली का हो, मुंबई का हो या फिर अलग अलग क्षेत्रों का हो। वो सारे पार्षद ज़्यादातर शिवसेना के जो थे वो सारे के सारे शिंदे के साथ आ रहे हैं। उनके अलावा अगर देखा जाए तो अब उसके बाद संगठन की बारी आती है, यानी निर्वाचित सदस्यों की बात की जाए तो वो पूरी तरह से शिवसेना के शिंदे गुट में बहुमत मिला हुआ है उन्हें। तो दूसरी तरफ इसके बाद आता है संगठन की बारी। संगठन में अगर देखा जाए तो संगठन में शिंदे ने एक बड़ी स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर यह किया कि पहले कार्यकारिणी भंग करो, क्योंकि जो पार्टी का संविधान अगर देखेंगे तो शिवसेना के संविधान में ये लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा, जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसमें अहम भूमिका होती है अध्यक्ष की, लेकिन अध्यक्ष सारे फैसले अकेले नहीं ले सकते। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बॉडी है वो कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी, वही फैसला लेगा। इसलिए एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले कार्यकारिणी को भंग किया और उसके बाद अपने लोगों को साथ में ले लिया। अब जब लोकसभा में, विधानसभा में उन्हें मान्यता मिली हुई है, कार्यकारिणी भी उनकी नई जो कार्यकारिणी बनी उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसमें उद्धव ठाकरे के जो समर्थक हैं विधायक, उन्होंने भी उसे एक्सेप्ट किया। तो अब चुनाव आयोग के पास जो मामला गया है, जो सबूत पेश करने की बात हुई है, उसमें एकनाथ शिंदे ये सारे सबूत देंगे कि इतने विधायक हमारे साथ हैं, इतने सांसद हमारे साथ हैं, इतने संगठन के लोग साथ हैं। यानी महाराष्ट्र में जो जिला इकाई में कितने जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, वो इनके साथ हैं, उनका दस्तखत होगा। उसके अलावा संगठन में जो कार्यकारिणी में हैं वो इनके साथ कितने हैं, प्रवक्ता कितना है, नेता उपनेता कौन कौन है जो इनका साथ दे रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की स्थिति देखिए, न विधायक हैं उनके साथ, न सांसद हैं, न संगठन में अभी तक कोई बड़ा नेता सामने आकर बोला है कि कार्यकारिणी में इनका है, वहाँ इनका है। और इसलिए एकनाथ शिंदे ने एक अच्छी रणनीति बनाई, कार्यकारिणी भंग किया और उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष पद से हटाया नहीं गया। वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आयोग का फैसला आएगा कि एकनाथ शिंदे के गुट को ही असली शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जाए, धनुष बाण उनके पास होगा, शिवसेना उनके पास होगी। अब ये लोग यानी कि कार्यकारिणी के जो फैसले होंगे उसको सबके ऊपर लागू किया जाना होगा। उसके बाद उद्धव ठाकरे को सबसे पहले अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्हें हटाया जाएगा। अब उद्धव ठाकरे अपने जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे बना लें, वो उनके पास स्वतंत्रता है, कोई भी पार्टी अलग बना सकते हैं, लेकिन उनको हटाया जाएगा। और उसके बाद जो शिवसेना अभी है, वर्तमान में है, उस शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे होंगे, जो अभी अपने को नेता बनाए हैं। जो कार्यकारिणी बनी थी नई, उसमें एकनाथ शिंदे शिवसेना के
प्रमुख नेता बने थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं बने थे। अध्यक्ष अभी भी उद्धव ठाकरे। मतलब ये मान लिया जाए कि अब अध्यक्ष पद भी छिन जाएगा। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने तो दोनों से दस्तावेज मांग लिए हैं, क्या सबूत देने में या किसी भी चीज को लेकर एक पैतरेबाजी करने में उद्धव ठाकरे कोई और तरीका अपना सकते हैं क्या सिंबल बचाने के लिए? बिल्कुल, अभी तो बचा सकते हैं, अभी ये तरीके अपनाए जाएंगे और उद्धव ठाकरे कोशिश करेंगे इस बात के लिए कि ये मामला और ज्यादा दिन तक टले, ताकि वो जो अभी बाप बेटा दोनों उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों जो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि चुनाव आयोग में जो सबूत दें उसमें कम से कम जिला इकाई, राज्य इकाई, ब्लॉक इकाई, ये पूरे संगठन जो शिवसेना का बना हुआ है उसमें कई पदाधिकारियों को अपने साथ कर लें। इसके लिए वो समय मांग सकते हैं, थोड़ा सा टालने की कोशिश कर सकते हैं, चुनाव आयोग से कह सकते हैं कि अभी कुछ दूसरे कारणों में बिजी हैं तो दस्तावेज सौंपने के लिए, सबूत सौंपने के लिए हमें और वक्त दिया जाए। तो ये मामला अभी थोड़ा और समय तक टल सकता है, टालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही होने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा समय वो ले रहे हैं उतना ज़्यादा एकनाथ शिंदे का गुट हावी होता जा रहा है। आप देखें, जब बगावत हुआ था तो उस समय सिर्फ विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक ही बागी हुए थे, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने धीरे धीरे इस मामले को खींचना शुरू किया, सांसद भी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, उसके साथ साथ पार्षद भी उनके साथ चले गए। तो अब जितना ज़्यादा समय उद्धव ठाकरे लेंगे उतना ही उनको नुकसान होगा, वो कमज़ोर होते जाएंगे। और दूसरे इकाई जो एकनाथ शिंदे धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि अब आगे भविष्य उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। चुनाव में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गुट के साथ गठबंधन होगा और जीत उसी की होनी है। इन लोगों का जो फीडबैक है वो इन लोगों के साथ है। उद्धव ठाकरे अब कोई सहानुभूति उनके साथ नहीं है, तो वो कमजोर होते जाएंगे और शिंदे मजबूत होते जाएंगे। जी, जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी में विराजमान हुए हैं तब से कई बड़े और एक्शन ले रहे हैं। एक खबर सामने आई है कि कुछ पुराने केसेस को सीबीआई की जांच में सौंपने की बात कही जा रही है। तो कौन से वो केसेस है और इन केसेस की जब जांच होगी तो उद्धव ठाकरे पर कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, ये मामला अभी सामने आ रहा है क्योंकि जो तीन तरह के स्ट्रेटजी बनाई गई है शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू किया गया, यानी कि एक विचारधारा के आधार पर गुट बनाया गया शिवसेना के अंदर, उद्धव ठाकरे को अलग थलग किया गया। शरद पवार शांत हो गए और जो कांग्रेस है वो चुपचाप बैठकर देख रही है तमाशा। तो पहले स्ट्रेटजी अब इनकी सफल हो गई है। सरकार ने और दोनों गुट ने यानी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ने ये मान लिया है कि उद्धव ठाकरे अब आधा बर्बाद हो चुके हैं, राजनीति में इनको ब्रेक लग चुका है। दूसरे स्तर पर जो अघाड़ी की सरकार रही है 2.5 साल से ऊपर, उस समय करप्शन का बोलबाला रहा। अब उन करप्शन के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। सीबीआई की जांच की मांग पहले से ही की जा रही थी, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, बार बार उसे महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर देते थे, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस इनके पास थी और सीबीआई से इनको डर लगता है। इसलिए अनिल देशमुख का मामला हो या फिर नवाब मलिक का मामला हो, ये सारे करप्शन के चार्जेज जो थे उसमें स्टेट पुलिस का इस्तेमाल किया जाता था। अब सरकार बदल गई तो इन लोगों ने ये करना शुरू किया कि जैसे वसूली गैंग की बात है, अनिल देशमुख जिसमें फंसे हुए थे, और ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े स्तर पर करप्शन किया गया था। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के करप्शन का मामला देवेंद्र फडणवीस ने उठाया था। रश्मि शुक्ला जो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने फोन टैपिंग किया था जिसके 5 GB से ज़्यादा डाटा देवेंद्र फडणवीस ने सबके सामने रखा और उसमें बताया कि देखिए कैसे ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता था। उसके बाद चूंकि सरकार उनकी थी तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को ही फंसा दिया। उनसे पूछताछ की गई, एसआईटी बनाया गया। अब सरकार बदल गई है, सत्ता बदल गई है, तो पहले के जो मामले हैं उसमें अब तब्दील हो रहा है और स्टेट मशीनरी को लगता है ऐसा कि ये इतना क्लिष्ट मामला है जिसकी जांच के लिए स्टेट पुलिस काफ़ी नहीं है।
महाराष्ट्र की पुलिस के पास न तो इतने एक्सपर्टीज हैं, न संसाधन हैं कि इतने क्लिष्ट मामले पर वो सुनवाई कर सकती है, उसको अंतिम स्तर पर पहुंचा सकती है। इसीलिए शिंदे फडणवीस की सरकार ने ये फैसला किया है कि फ़ोन टैपिंग का जो मामला है वो भी दे दिया जाएगा सीबीआई को, और सीबीआई को अब सौंपा जा रहा है। अब इस सीबीआई जब जांच करेगी तो ये तो नहीं है कि जो नीचे के खिलाड़ी हैं, यानी कि अगर किसी आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें ट्रांसफ़र कौन करते हैं? डीजीपी करते हैं। लेकिन डीजीपी के पास लिस्ट भेजी जाती है, और वो लिस्ट कौन भेजेंगे? गृह मंत्रालय, सीएम, यानी कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वो लिस्ट भेजेंगे कि भाई किसको कहाँ भेजना है, क्योंकि किसके पास से कितना पैसा आया है। अब ये मामला जब सामने आएगा तो अनिल देशमुख जो तत्कालीन गृह मंत्री थे वो तो जेल में ही हैं। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे सीएम हैं, इनसे भी पूछताछ होगी। अब उद्धव ठाकरे के ऊपर भी तलवार लटक रही है, सीबीआई पूछताछ करेगी, हो सकता है हिरासत में लेने की जरूरत पड़े तो हिरासत में भी लेगी। दूसरे तरफ अनिल देशमुख जो एनसीपी के नेता हैं, वो शरद पवार से उनके तार जुड़े हुए हैं। वो पूरा का पूरा पैसा, ऐसा नहीं है कि शरद पवार जैसे धूर्त और करप्ट पॉलिटिशियन ये जान न सके कि उनका एक मंत्री सैकड़ों करोड़ रुपए की वसूली कर रहा है। ये तो उनको पता था, और जब पता है तो शरद पवार उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ये भी मानने लायक चीज़ नहीं है। इसलिए शरद पवार का भी नाम उसमें आ सकता है। तो ये लोगों के ऊपर गाज तो गिरने वाली है, और सीबीआई की जांच इसी ओर एक मूव है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों कैंप में, दोनों ही पार्टियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। दोनों बैठ के कर रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई को ये मामले नहीं सौंपे जाएं, सबूत हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जी, इन दो महत्वपूर्ण खबरों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो महाराष्ट्र में कुर्सी बदलने के साथ ही पुरानी सरकार के कई फैसलों को भी बदला जा रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से लिए गए कई फैसलों को पलट दिया है। इस बीच प्रदेश में एकनाथ शिंदे की नई सरकार ने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान के कुछ अहम मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। एकनाथ शिंदे की सरकार ने बीजेपी नेताओं से जुड़े 2 केस सीबीआई को जांच के लिए सौंप दी है। तो अब देखना होगा इसमें क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है और क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों का सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।